नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल और अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लेकर के बातचीत की गई है। इसे बढ़ावा देने के लिए विभाग की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई है। क्या कुछ प्लान्स यहां पर इस बातचीत के दौरान बनाए गए हैं, इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की प्रस्तुति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने आयुष विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजनाओं का विस्तृत विवरण देखा। उन्होंने आयुष बोर्ड के गठन की प्रगति पर जोर देते हुए कहा कि ये बोर्ड आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध, नेचुरोपैथी और योग से जुड़े संस्थानों और डॉक्टरों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करेगा। सीएम ने निर्देश दिए कि आयुष बोर्ड के गठन के लिए उत्तर प्रदेश आयुष एक्ट को जल्द तैयार किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि बदलते समय के साथ युवाओं में योग और नेचुरोपैथी के प्रति रुचि बढ़ रही है और निजी क्षेत्र से भी इसके लिए संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव आ रहे हैं। सीएम योगी ने आयुष विभाग को इन संस्थानों के नियमन और डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने आयुष चिकित्सा पद्धतियों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने पर बल दिया। सीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि आयुष अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में दवाओं की उपलब्धता हो और साथ ही उपलब्धता के साथ गुणवत्ता भी बनी रहे। बैठक में विभाग की ओर से प्रस्तावित कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और जागरूकता अभियानों पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी की इस बैठक ने आयुष विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। आयुष बोर्ड और योजनाओं के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने का ये प्रयास यूपी को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आयुष विभाग के गठन को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहां पर चर्चाएं की गई है। अब आपको मैनपुरी लिए चलते हैं। मैनपुरी में ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने हिस्सा लिया है और सेना के प्रति एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ यहां से देखने को मिला है, इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी में बीजेपी के तत्वाधान में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा क्रिश्चियन मैदान से शुरू होकर शहीद पार्क तक पहुंची। इस यात्रा में यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रमुख रूप से हिस्सा लिया। यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता, एनसीसी कैडेट्स, पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग शामिल थे। भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से मैनपुरी की सड़कें गूंज उठी। जयवीर सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की ताकत को दुनिया के सामने साबित किया है। ये यात्रा हमारे सैनिकों के बलिदान और शौर्य को श्रद्धांजलि है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके चुन चुनकर निरीह लोगों की हत्या करने का काम किया, ऐसे आतंकवादी और आतंकवादियों को पनाह देने वाले आकाओं के खिलाफ हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया था। उसी की परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर को धरातल पर उतारने का काम किया गया और जिस ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान की सरजमीन पर ध्वस्त करने का काम किया गया, बल्कि उनके आकाओं को भी पूरी तरह सबक सिखाने का, नेस्तनाबूद करने का काम किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर किया था, जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था।
मैनपुरी की इस तिरंगा यात्रा में लोगों ने तिरंगे झंडे लहराकर और देशभक्ति भरे गीत गाकर सेना के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। जयवीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मैनपुरी की जनता हमेशा सेना और देश के साथ खड़ी है। यात्रा शहीद मार्ग पर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ समाप्त हुई। यह आयोजन 13 मई से शुरू हुए बीजेपी के 11 दिवसीय राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा अभियान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाना है। भारत की सेना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली अत्याधुनिक सेना होने का अपने को प्रमाण देने का काम किया है। बल्कि जब जब देश पर आपत्ति आई है, सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है, तब तब भारतीय सेना ने हमेशा अपने को सर्वश्रेष्ठ सेना होने का, सबसे साहसी सेना होने का प्रमाणित करने का काम किया है। आज सेना पर हमारा पूरा देश फक्र है, गौरवान्वित है और आज सेना को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए पूरे देश में जगह जगह तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। हम सेना के शौर्य को, साहस को, धैर्य को, पराक्रम को और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आक्रामक, सर्वश्रेष्ठ पेशेवर सेना होने के लिए हमको फक्र और गौरवान्वित महसूस करने का मौका मिल रहा है और उसी के उपक्रम में आज मैनपुरी की धरती पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मैनपुरी की तिरंगा यात्रा ने भारतीय सेना के प्रति जनता के अटूट समर्थन को दर्शाया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न थी, बल्कि राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक भी बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर जमकर हमला बोला है। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता की तारीफ करते हुए नकवी ने कहा है कि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ तीखा हमला बोला। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों और उनके ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। सेना ने पाकिस्तान की जमकर धुलाई की है। देखिए, सेना के धुरंधरों ने आतंकवाद की टेरिटरी और टकसाल की जो धुआंधार धुलाई की है, उससे आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को जो जख्म मिला है वो जन्मांतर उनको याद रहेगा। और आज जो आतंकवाद का कबीला था वो आतंकवादियों का कब्रिस्तान बन गया है। और आज हमारे देश के सेना के शौर्य पराक्रम को पूरा देश जो है वो नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। और हमारी सेना और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति पूरे देश का मजबूत भरोसा है और वहीं जो है वो दुश्मनों में भय है। और उसी का नतीजा है कि जहां भारत में एक तरफ तिरंगे की शौर्य यात्रा निकल रही है, वहीं जो है वो पाकिस्तान में आतंकवादियों की शौर्य यात्रा निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जो आतंक के अखाड़े में आतंकवादियों को घुस करके हमारे सुरक्षा बलों ने नेस्त नाबूद किया है, वो निश्चित तौर से हर देशवासी के लिए और वो दुनिया के जो लोग आतंक के प्रति पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और जो आतंक को इंसानियत का दुश्मन मानते हैं, वो सबके लिए गर्व का विषय है। पाकिस्तान की स्थिति आज ये है, पाकिस्तान जो है उसने आतंकवादियों को अपना राष्ट्रीय उद्योग बना लिया है और आतंकवाद को राष्ट्रीय उद्योग और आतंकवादियों को अपनी राष्ट्रीय संपदा बना ली है। और उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन उन्होंने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य बना लिया। और इसीलिए जो है वो इनकी आर्थिक कंगाली में जो आतंकवाद का मवाली बना हुआ पाकिस्तान है, वो आज खुद अपनी बर्बादी की दास्तां लिख रहा है। आज जो है वो जो लोग जो है और खासतौर से पाकिस्तान में जो बैठे हुए आतंकवादी लोग हैं और उनको जो है वो संरक्षण दे रहे हुक्मरां हैं, जिस तरह से आतंकवाद पर इस्लाम का सुरक्षा कवच चढ़ा करके इंसानियत को लहूलुहान करने का पाप कर रहे हैं, वो इंसानियत के साथ साथ इस्लाम के भी अंतर्राष्ट्रीय गुनहगार हैं, दुश्मन हैं।
और आज इस पूरी दुनिया को इस हकीकत को समझना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि कभी भी जो है वो आतंक की फैक्ट्री से अमन का फर्टिलाइजर नहीं निकल सकता। और इसीलिए जो है वो जब आतंकवादियों के कबीला जो है वो आतंक के कब्रिस्तान में आतंक का कबीला आतंकवादियों के कब्रिस्तान में जो बदला है वो उनको एक मजबूत सबक और संदेश है। मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की शौर्य को सलाम करता है। पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बताकर उन्होंने साफ कर दिया कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। ये नया भारत जो शक्ति, एकता और जीरो टॉलरेंस का संगम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और सरकार की सफलता के बाद अब व्यापारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान का समर्थन करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ रुख अपनाने के विरोध में व्यापारियों ने तुर्की से आयात पत्थरों को तोड़ने और पर्यटन पैकेज रद्द करवाने के लिए लगातार मुहिम छेड़ दी है। इसको लेकर के वे अपना गुस्सा जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने गुमटी क्षेत्र में प्रदर्शन किया। उन्होंने तुर्की से आयोजित पत्थरों को तोड़कर और तुर्की और अजरबैजान के पर्यटन पैकेज रद्द करवाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने तुर्की और अजरबैजान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और पाकिस्तान के साथ खड़े होने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने कहा, हम तुर्की और अजरबैजान के सभी उत्पादों और व्यापार का बहिष्कार करेंगे। कानपुर के व्यापारी राष्ट्रीय गौरव के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। देखिए, टर्की और अजरबैजान जो ये खास करके टर्की का, आपको याद होगा कि एक बार टर्की में भूकंप आया था, भारत ने उसकी मदद करी थी। सबसे पहले मदद करने वाला देश भारत था। खाद्य सामग्री से लेकर हर चीज, दवाएं, सब कुछ वहां पहुंची थी। उसके बावजूद अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारा तनाव था, पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है भारत में, और जो पहलगाम जो उसने हमारे 26 पर्यटकों की जो हत्या करवाई थी, पाकिस्तान परस्त आतंकवाद की वजह से हत्या हुई थी, उस सब का दोषी पाकिस्तान, उसके पीछे टर्की खड़ा था। टर्की ने स्पष्ट कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो वो टर्की जहां पर हमारे हिंदुस्तान के लोग जाते हैं, यहाँ टर्की से सामान आता है, अजरबैजान से आता है, वो सब पाकिस्तान के पीछे थे। हम आज टर्की के सामानों का बहिष्कार करने के लिए उनके सब सामान की फोटो, उनके झंडे सब जला करके ये कहा है कि टर्की के हर सामान का बहिष्कार किया जाएगा। जो लोग वहां भ्रमण करने के लिए, पर्यटन के लिए जाते हैं, वो ना जाए, और टर्की का कोई भी सामान, सेब, ड्राई फ्रूट्स, पोस्ता दाना भी पता चला आता, कई चीजें आती हैं जो टर्की से आती है, उनका बहिष्कार हो। और टर्की के जो कंपनियां हैं, एक अभी जो कंपनी काम कर रही थी कई पोर्ट पर, उनको भी बैन किया गया। इस तरह जो भी कंपनी काम कर रही हो टर्की की भारत में, उन सबको बैन किया जाए। भारत सरकार से भी निवेदन है, और टर्की के सामान का बहिष्कार व्यापारी समाज जो आज इकट्ठा हुआ है वो पूरी तरह से करेगा। हमारे पूरे देश के व्यापारियों से अपील है, नागरिकों से अपील है कि टर्की के सामान का बहिष्कार। कानपुर के व्यापारियों का ये विरोध प्रदर्शन न केवल तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक चोट पहुंचाने का प्रयास है, बल्कि भारत की एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह आंदोलन उन देशों को बड़ा संदेश दे रहा है जो भारत के खिलाफ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ और गाजियाबाद में नहरों में हुए दो अलग अलग हादसों ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। लखनऊ में पत्नी से विवाद के बाद एक वकील ने इंदिरा डैम की नहर में छलांग लगा दी, जबकि गाजियाबाद में एक महिला ने नहर में कूदने के बाद उसे बचाने के लिए कोशिश में एक ट्रैफिक कर्मी भी डूब गया है। दोनों जगह पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। एसडीआरएफ ने
लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के नवादा गोपालपुर गांव निवासी हाईकोर्ट अधिवक्ता अनुपम तिवारी ने पत्नी से हुए विवाद के बाद इंदिरा डैम की नहर में छलांग लगा दी। उन्हें बचाने के लिए उनके रिश्तेदार शिवम उपाध्याय भी नहर में कूद गए। दोनों नहर के तेज बहाव में लापता हो गए। चिन्हट पुलिस एसीपी विभूति खंड मौके पर पहुंचे। वहीं एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश जारी थी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू सुबह 6 बजे से चल रहा है। अभी की क्या स्थिति है? कितने किलोमीटर छानबीन हो चुकी? हम लोग समथिंग लॉन्ग सर्च के लिए 3-4 किलोमीटर जा चुका हूं और लगातार हमारी टीम कार्य कर रही है। उम्मीद है शाम तक जो है थोड़ी देर में मिल जाएगी बॉडी। संभावना क्या है, क्योंकि आप लगातार रेस्क्यू करते हैं ऐसे? जी। तो कितनी दूर बॉडी ट्रेवल की होगी और कब तक मिल सकती है? 1 से 1.5 किलोमीटर। और कब तक मिलने की संभावना होगी? अब लगा प्रयास, देखिए जल्दी मिल जाएगी। अब इसीलिए दूसरी ना हमारी बोट उतर रही है, जल्दी मिलने का प्रयास है पूरा। टीमें कितनी लगी है? टीमें जो है एक टीम हमारी है, 12 लोग हैं उसमें। सुबह जो है कि अक्सर ही आए दिन जो है मतलब खाना पीना खाने के बाद रात को जो घूमने निकलते थे। कल भी निकले अपने रिश्तेदार शिवम उपाध्याय के साथ जो है, जो कि उन्हीं के घर पे रहता था लड़का। नॉर्मली प्रतिदिन की भांति जो है निकलते रहते थे अपना आराम से। तो पता चला हम लोगों को सुबह कि वहाँ इंदिरा डैम के जो है लोहे के पुल से जो है स्लिप कर गए अनुपम त्रिपाठी और गिर गए नहर में। जिन्हें बचाने के लिए उनका रिश्तेदार शिवम ने भी हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो वो भी स्लिप कर गया और जाकर के वो इंदिरा नहर में दोनों गिर गए। सूचना आप लोगों को कब मिली? हमें तो जो सूचना मिली सुबह मिली जो है। हमारे एक जूनियर ने बताया जो है। रेस्क्यू ऑपरेशन कब से चल रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन तो सुबह से चल रहा है 7 बजे से। बाकी पुलिस ने काफी रात में खोजबीन का प्रयास किया जो है, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। क्या किसी तरह का कोई विवाद था या ऐसी कोई? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था, जो कि हमारे घर के ठीक सामने वाली गली में इनका घर पड़ता है। ऐसा कोई किसी से उनका कोई विवाद। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में वैशाली की पुलिया पर एक महिला ने नहर में छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और एक ट्रैफिक कर्मी नहर में कूद गए। टीएसआई को समय रहते बचा लिया गया, लेकिन ट्रैफिक कर्मी तेज बहाव में डूब गए। सूचना पर पहुंची कौशाम्बी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें बचाव कार्य में जुटी रहीं। महिला और ट्रैफिक कर्मी की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल सका है। मैं उधर से आ रहा था अपनी गाड़ी लेके, पुल पे कोई नहीं था उस समय। मैं पेरेंट्स मीटिंग से अपने बच्चों को लेके आ रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, एक औरत इस हिस्से पे डूब रही थी। तो उतने में वहां से एक इन जैसे भाई थे, वो कूद गए बिना सोचे समझे। फिर वो जब आगे कूदे तो वो कह रहे औरत को कि हट जा दूर हटो, अपना पीछे जाओ। तो इतने में वो औरत तो भाग गई इधर उल्टा तैरते हुए, मगर वो उनको तैरना नहीं आ रहा था। तो उन्होंने आवाज लगाई, भाई मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ कोई। तो मैं वहां से यहाँ भागा बस वालों के पास, सबके पास की रस्सी है वो तो दे दो। तो वहाँ कोई नहीं थी। फिर ये भैया मुझे अपने जूते उतारते हुए दिख रहे थे। ये इन्होंने जूते उतारे, कपड़े उतारे, तुरंत मेरे सामने कूदे और ये बहुत देर तक उन्होंने एक बार उसका हाथ भी पकड़ा जो डूब रहे थे उनका। हाँ, वो फिसल गया उनका हाथ। उसके बाद फिर ये भी थक गए, बहुत देर तक ये तैरे, बहुत देर तक तैरे मगर थक गए। फिर इनको भी 2 बंदे जो पानी में घुसे, उन्होंने इनको बाहर निकाला कि आप थक गए हो, कहीं ऐसा ना हो आप भी अंदर चले जाओ। फिर उसके बाद वो भाई एक बार फिर ऊपर आए जो डूब रहे थे। कितने बजे की घटना है ये कम से कम 1 से 1:30 बजे के बीच की घटना है। लखनऊ और गाजियाबाद की इन घटनाओं ने एक बार फिर से पारिवारिक विवादों और मानसिक तनाव के गंभीर परिणामों को उजागर किया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन ये हादसे समाज के लिए एक चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं प्रयागराज से एक और खबर सामने आई है। प्रयागराज के एक स्कूल में एक 4 साल के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सबके दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। इस दुखद घटना ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डुबो दिया है, बल्कि पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। क्या है ये रिपोर्ट, इसको देख करके ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के एक स्कूल में वो हुआ जिसने हर माता पिता के दिल में डर और दहशत पैदा कर दी है। 4 साल का मासूम शिवाय जायसवाल, जो अपने भाई बहन के साथ स्कूल गया था, अपने घर कभी लौटकर नहीं आया। परिजनों का आरोप है कि शिवाय के रोने पर एक शिक्षिका ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसका सिर बेंच से टकरा गया।
मृतक के भाई ने बताया कि थप्पड़ के बाद शिवाय के मुंह और नाक से खून बहने लगा। वो पानी मांगता रहा लेकिन उसे पानी तक नहीं दिया गया। घर पे थे, मेरे हस्बैंड को फोन आया है कि मेरा बच्चा बेहोश हो गया है। वो जैसे ही मतलब सुने हैं वो वहाँ से तुरंत भागे हैं। फिर जैसे ही भागे हैं वो मैम उसको बाहर लेकर खड़ी थी। वो मतलब उनको नहीं समझ में आया, वो मैम को ही बोलने कि मैम आप साथ में हमारे बैठी, हम लेके चलते हैं। प्रजापति डॉक्टर को पास लेके गए तो डॉक्टर मिले नहीं वहाँ पर। फिर खान डॉक्टर के पास आए हैं, वो भी। तो प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ।